बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तुलबा, बॉन्डिंग इन सॉलिड जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, ये उसी का थर्ड लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में हमने बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, मेडलंग कांस्टेंट। तो इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि मेडलंग कांस्टेंट जो है वो क्या चीज़ है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, आयनिक क्रिस्टल्स के लिए किस तरह से हम मेडलंग कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पर जाने से पहले एक नज़र कल के लेक्चर पर। तो कल का लेक्चर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल के बारे में था। तो सबसे पहले आपने यू आई फाइंड किया। बाइंडिंग एनर्जी जो किसी एक आयन को उसके नेबर्स के अंदर जो है वो इंसर्ट करने के लिए, बाउंड करने के लिए ज़रूरी होती है। टोटल एनर्जी का रिलेशनशिप फाइंड किया, ठीक है, लेटेस्ट या टोटल बाइंडिंग एनर्जी। और इसी तरह हमने जो है वो किसी एक आयन की बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कितनी है उसके लिए भी रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था। तो लास्ट में ये हमने डिफाइन किया था, ये मेडलन कांस्टेंट है। ये हमने मेडलन कांस्टेंट डिफाइन किया था, अल्फा इज इक्वल टू समेशन जे प्राइम माइनस प्लस 1/pi/j। सो ये माइनस और प्लस दोनों साइन जो थे यहाँ पे मौजूद थे। तो साइन के हवाले से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि रेफरेंस आयन का साइन देखना है। सो अगर रेफरेंस आयन नेगेटिव हो तो पॉजिटिव आयन के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट नेगेटिव, तो उसका साइन पॉजिटिव लेंगे। और नेगेटिव आयन के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो pij का साइन जो है वो आप नेगेटिव लेंगे। सो रेफरेंस साइन अगर पॉजिटिव है तो आगे चार्ज का जो साइन है अल्फा की कैलकुलेशन में आप वही साइन इस्तेमाल करें। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए नेगेटिव साइन इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह हमने ये कहा था कि क्रिस्टल की ज्योमेट्री से हम मेडलन कांस्टेंट को जो है वो फाइंड आउट करते हैं। और लास्ट में हमने कहा था कि ये करेक्शन फैक्टर है, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप फर्स्ट नियरेस्ट नेबर की अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। ये तो हमारी कल की डिस्कशन थी। आज की डिस्कशन पर चलते हैं। आज हमने ये देखना है कि मेडलन कांस्टेंट जो है उसको किसी भी आयनिक क्रिस्टल के लिए किस तरह से एवेलुएट करते हैं। हम अपनी डिस्कशन को एक सिंपल आयनिक चेन ऑफ एटम से जो है वो शुरू करते हैं एग्जांपल के तौर पे। सो ये एक वन डायमेंशनल चेन ऑफ आयनिक क्रिस्टल है दैट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये सेंट्रल लाइन जो है इसको हमने एज ए रेफरेंस आयन लिया है। ये पॉजिटिव, ये फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ये दो आयंस के दरमियान डिस्टेंस है, आर से आपने रिप्रेजेंट किया है, दैट विल बी योर फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ठीक है। सेंट्रल लाइन को आपने रेफरेंस लाइन लिया है जैसे कि ये यहाँ हमने मेंशन किया है, और आर जो है ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है। सो ये एक सिंपल एग्जांपल है वन डायमेंशनल चेन ऑफ एटम की। इसको लेके हम मेडलन कांस्टेंट अल्फा की वैल्यू को फाइंड करके देखेंगे किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, और बाद में उसको एक्सटेंड करके किसी वेल नोन आयनिक क्रिस्टल पे अप्लाई करके देखेंगे कि किसी क्रिस्टल की किस तरह से आप मेडलन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये आपके पास रिलेशनशिप था अल्फा का, ठीक है, समेशन जे माइनस प्लस 1/pij, ठीक है। इसमें आप इस रिलेशनशिप को जहन में रखेंगे। आर आई जे कोई भी दो आयंस के दरमियान स्पेसिंग इज इक्वल टू pij मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आर। सो pij की वैल्यू हर आयन के लिए वेरी करती जाएगी। मिसाल के तौर पे ये जो फर्स्ट नेगेटिव आयन इनके दरमियान अगर आप देखें, सो ये 2r के इक्वल है डिस्टेंस। अगर यहाँ से थर्ड आयन तक देखें तो ये 3r के इक्वल है, जैसे कि मैंने ये डॉटेड लाइन लगा के मेंशन भी किया है। ये सेंटर से इसके सेंटर तक ये 3r है। सो इसके लिए pij जो है वो 3 होगा। इस लाइन पे देखें, इन दो एटम्स को अगर आप देखते हैं, दिस एंड दिस, ये रेफरेंस आयन और ये नेगेटिव, सो इनके दरमियान स्पेसिंग 2r है।
ठीक है। सो आर फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है और इसका कोफिशिएंट जो है ये आपके पास क्या होगा, पी आई जे की वैल्यू होगी। ठीक है। सो सबसे पहले आप शुरू करते हैं पहले दो एटम से। ये दो एटम्स हैं आपके, ठीक है। ऑन द राइट साइड रेफरेंस साइन नेगेटिव है तो साइन जो भी चीज़ आप लेंगे उसका पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव आयन को डील कर रहे हैं आप। सो ये फर्स्ट वैल्यू यहाँ से आप ले रहे हैं, ठीक है। आर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1, सो यू गेट 1 ओवर पी आई जे, 1 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पे पी आई जे की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 के बराबर है, सो 1 डिवाइडेड बाय 1 यू गेट 1। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट ये आपका आयन है माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो सेकंड वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ होगी, इसका डिस्टेंस 2r के बराबर है तो पी आई जे की वैल्यू होगी 2, सो -1 ओवर 2 आपकी सेकंड टर्म होगी, ठीक। प्लस नेक्स्ट आइटम जो कि पॉजिटिव आयन है, ठीक है। सो इसका डिस्टेंस 3r के इक्वल है, ये जैसे मैंने इस लेफ्ट साइड पे शो किया 3r के बराबर है ये। सो इसके लिए पी आई जे की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 3। पी आई जे आर के बराबर होता है आर आई जे, इस रिलेशन को यूज कर रहे हैं। सो इसके लिए पी आई जे की वैल्यू 3 होगी, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो साइन पॉजिटिव लेंगे, +1/3। सो ये वैल्यू आ गई आपके पास +1/3। नेक्स्ट 4r होगा, रेफरेंस आयन से इस आयन का डिस्टेंस जो है वो 4r होगा, राइट। तो 4r के केस में पी आई जे की वैल्यू जो है वो 4 होगी, और चूंकि ये नेगेटिव आयन है तो साइन भी नेगेटिव होगा, -1/4 एंड सो ऑन, आप चलते जाएंगे। सो ये ब्रैकेट्स के अंदर की जो सीरीज है इसकी तो यकीनन आपको समझ आ गई होगी। एक इजाफी चीज़ है यहाँ पे, ये मैंने 2 लिखा है, 2। ये 2 इसलिए लिखा है कि रेफरेंस आयन को अगर आप देखें तो उसके दोनों साइड पे सिमिलर चार्ज मौजूद है। हम किसी एक साइड की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो दूसरे साइड का भी रिजल्ट सेम आएगा, सो ओवरऑल जो आपके पास नेट रिजल्ट आएगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आपके पास ये सीरीज आ जाएगी। सो यहाँ पे फैक्टर 2 जो है ये क्या कंसिडर करता है कि रेफरेंस आयन के दोनों तरफ सिमिलर आयन्स मौजूद है, ठीक है। एक राइट पे और एक उसके लेफ्ट पे मौजूद है। इस सीरीज को किस तरह सॉल्व करना है, ये सीरीज जो कि चलती जाएगी आगे तक, तो इस तरह की सीरीज के लिए हम देखते हैं कि किस तरह सॉल्व की जा सकती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल सीरीज लेते हैं ln 1 + x, ठीक है। इस सीरीज की एक्सपेंशन है x - x² 2 + x³ 3 - x4/4 एंड सो ऑन। इस तरह ये पावर्स जो है वो चलते जाएंगे। हम करते ये हैं कि इसमें x की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं। यही जो सीरीज हमने लिखी है इसमें अगर x की वैल्यू को 1 पुट कर दें तो ये होगा ln 1 + 1 = 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 एंड सो ऑन। तो ये ऐसे ही आगे चलती जाएगी। सो ln 1 + 1 ln 2 के बराबर हो जाएगा। सो ब्रैकेट्स में आपकी जो वैल्यू है वो ये सीरीज है, ये देखिए। इस सारी सीरीज को आप ln 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। ये देखें अल्फा = 2 दिस सीरीज, ये सारी सीरीज किस चीज के बराबर है, ln 2 के बराबर है। सो यू कैन राइट इट लाइक 2 ln 2, ओके। अब ln 2 ले लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी जो कि 1 डायमेंशनल चेन ऑफ एटम के लिए बनती है 1.38, ठीक है। अब आप देखें ये जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये वैल्यू जो है वो ग्रेजुअली कन्वर्ज हो रही है, रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है। सो जितना आप इसको आगे तक लेके जाते हैं उतनी आपकी करेक्शन जो है वो होती है अल्फा की वैल्यू के अंदर। ये तो एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल थी 1 डायमेंशनल चेन ऑफ एटम की। क्या बिल्कुल इसी तरह से आप किसी 3 डायमेंशनल क्रिस्टल के लिए भी अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, मेडलन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब ये देखते हैं। तो अब हम एक्चुअल क्रिस्टल लेते हैं, एक्चुअल आयनिक क्रिस्टल, और एग्जांपल के तौर पे हम कंसीडर कर रहे हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड को, ठीक है, जो कि एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल है। अब इसके लिए भी क्या कैलकुलेशन उतनी ही सिंपल है।
NaCl का स्ट्रक्चर आप सारे अच्छी तरह समझते हैं, इसमें अल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है वो मौजूद होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव आयन आपका सोडियम का आयन है और नेगेटिव जो है वो क्लोरीन का आयन है। अगर डायग्राम को आप गौर से देखें तो बॉडी सेंट्रल पोजीशन पे एज सेंटर्स पे आपको क्लोरीन का आयन नजर आएगा और फेस सेंटर्स पे आपको जो है वो सोडियम का आयन नजर आएगा। ठीक है, तो इसे देखें गौर से। तो सक्सेसिव टर्म्स आपने यहाँ से जो है वो इंस्पेक्ट करनी है और इस कैजुअल इंस्पेक्शन से जो सीरीज है वो बहुत स्लो कन्वर्ज होगी। ठीक है, और इस तरह कैजुअली इंस्पेक्ट करना भी मुश्किल है क्योंकि आपको फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर, थर्ड नियरेस्ट नेबर, फोर्थ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं और देखना है कि उनका फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस से क्या रिलेशनशिप बनता है। NaCl की चूंकि अब एग्जांपल ले रहे हैं तो रेफरेंस आयन जो बॉडी सेंटर पे क्लोरीन का आयन है ये है हमारा। ठीक है, सो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर पे इसके Na+ एटम है, 6 एटम है जो कि फेस सेंटर्ड एटम है। ठीक है, सेकंड नियरेस्ट नेबर पे आपके एजेस वाले एटम हैं और एजेस पे कौन से एटम मौजूद हैं? क्लोरीन के एटम मौजूद हैं। ठीक है, और ये इनकी तादाद कितनी है? क्यूब के एज 12 होते हैं, सो 12 एटम्स आपके पास मौजूद हैं। कार्नर पे अगर आप बात करें तो आपके पास सोडियम के आयंस मौजूद हैं और क्यूब के 8 कार्नर्स चुके होते हैं, सो 8 आपके पास जो है वो इसके थर्ड नियरेस्ट नेबर हैं। इसी तरह फोर्थ नियरेस्ट नेबर पे जाएंगे तो 6 क्लोरीन के एटम्स होंगे और फिफ्थ नियरेस्ट नेबर पे जाएंगे तो 24 सोडियम के आयंस होंगे, एटम्स या आयंस होंगे एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह अगर आप Cl- आयन से जो कि हमारा रेफरेंस आयन है Pij की वैल्यूज को फाइंड आउट करें तो वो पहले जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है वो √1 के बराबर है। ठीक है, सेकंड के लिए Pij की वैल्यू जो है √2 के बराबर होगी, थर्ड के लिए √3 के बराबर एंड सो ऑन, √4, √5 एंड सो ऑन। सो ये हमारा सिंपल केस है। तो देखते हैं कि क्या इस पे भी उसी तरह की सीरीज बनाई जा सकती है और अगर हम सीरीज बना लें तो क्या हमारा आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल होता है, क्या वो कन्वर्ज होता है या नहीं होता। तो कैलकुलेशन पे जाते हैं, अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू, देखें पहला सेंट्रल जो आपका रेफरेंस आयन है चूंकि वो नेगेटिव है तो उसके फर्स्ट नियरेस्ट नेबर्स जो है वो पॉजिटिव आयंस, तो इसलिए पहली टर्म पॉजिटिव होगी। 6 डिवाइडेड बाय Pij 1 है, √1। ठीक है, तो पहली टर्म बनेगी 6 डिवाइडेड बाय 1। सेकेंड नियरेस्ट नेबर पे एजेस हैं, क्लोरीन के आयंस हैं, नेगेटिव आयंस हैं, 12 आयंस हैं, उनके लिए Pij की वैल्यू √2 के बराबर है, प्लस थर्ड कार्नर के एटम्स हैं, ये सोडियम के आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, तो ये पॉजिटिव साइन हमने लिया है 8 और इसके लिए Pij की वैल्यू जो है वो √3 के बराबर है, √3 r माइनस फोर्थ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है आपका, इस पे 6 एटम्स मौजूद हैं और ये नेगेटिव हैं, क्लोरीन के आयंस हैं और इसके लिए Pij की वैल्यू √4 है और फिफ्थ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पे 24 है डिवाइडेड बाय Pij और ये √5 और चूंकि ये सोडियम के आयंस हैं तो ये इसलिए प्लस साइन आपने लिया है, इससे अगली टर्म नेगेटिव साइन के साथ आएगी एंड सो ऑन। अब आप इस सीरीज को सॉल्व करते हैं, तो इसमें आपके पास पहली वैल्यू आती है 6, दूसरी आती है 8.485, तीसरी आती है 4.6, फिर 3, फिर 10। अब देखें वैल्यूज में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है और जो सक्सेसिव पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज हैं वो एक दूसरे को कैंसिल भी नहीं कर रही। सो कन्वर्जेंस इस सीरीज की बहुत पुअर है, ये किसी तरफ जाती हुई नज़र नहीं आ रही, इसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती हुई नज़र नहीं आ रही। ठीक है, सो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी कन्वर्जेंस जो है वो स्लो है। ठीक है, या हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट नेवर कन्वर्ज क्विकली, कभी भी ये क्विकली कन्वर्ज नहीं करेगी अनलेस द टर्म्स आर सो अरेंज्ड कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव जो सक्सेसिव कंट्रीब्यूशन टर्म्स इस तरह अरेंज कर दें कि वो एक दूसरे को तकरीबन कैंसिल कर दें। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी जो है वो करेक्शंस आती जाएगी और वो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो वो और छोटी होती जाएगी, सो कन्वर्ज होती हुई नजर आएगी आपको सीरीज।
लेकिन इस सीरीज को अगर आप देखें तो ये आपको कन्वर्ज होती हुई नजर नहीं आती। ठीक है, तो चूंकि इस सीरीज की कन्वर्जेंस मुश्किल है तो इससे एक्यूरेट मेडलन कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो यकीनन हमें इस इशू को सॉल्व करना पड़ेगा, कोई ऐसा मेथड, कोई ऐसा अल्टरनेटिव अप्रोच यूज करनी पड़ेगी जिससे ये सीरीज जो है वो क्विकली कन्वर्ज हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कन्वर्जेंस को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज को क्विकली कन्वर्ज किया जा सकता है अगर आप ये जो आप कर रहे हैं पूरे न्यूट्रल ग्रुप के ऊपर अप्लाई करें। ठीक है, न्यूट्रल ग्रुप किस तरह का हो सकता है, ठीक है, जिसमें नेट चार्ज जो है वो जीरो हो, राइट। सो ग्रुप ऑफ आयंस दैट इज मोर और लेस न्यूट्रल, और इसकी रीजन ये है कि जो सक्सेसिव टर्म्स होंगी वो एक दूसरे को तकरीबन कैंसिल करेंगी। ठीक है, so the reason is that the neutral group potential decrease faster with distance as compared to potential due to charged ion। सिंपल अगर एक एक आयन की आप एग्जांपल ले, चार्ज आयन की एग्जांपल लें तो पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू न्यूट्रल ग्रुप की पोटेंशियल की। ठीक है, अच्छा, इस तरह का सबसे छोटा न्यूट्रल ग्रुप जो सोडियम क्लोराइड में NaCl में बन सकता है वो ये क्यूब है जो सामने आपको फिगर में नज़र आ रही है, जिसके बॉडी सेंटर पे एक क्लोरीन का आयन मौजूद है, फेस सेंटर पे सोडियम के आयन्स मौजूद हैं, कॉर्नर पे भी सोडियम के आयन मौजूद हैं और एजेस पे जो है वो क्लोरीन के आयन्स मौजूद हैं। हमने ये चेक करना है कि कैसे ये पॉसिबल है कि ये एक चार्ज न्यूट्रल ग्रुप है। ठीक है, तो ये देखने के लिए हम देखते हैं चार्ज कंट्रीब्यूशन किस एटम की कितनी है। तो सबसे पहले आप रेफरेंस साइन पर जाएं, सेंट्रल बॉडी सेंटर्ड पे जाएं। ठीक है, सो वहाँ पे एक क्लोरीन का आयन मौजूद है, ठीक है, और उसका चार्ज है -1। उसकी फुल कंट्रीब्यूशन जो है वो इस क्यूब के अंदर है। ठीक है, उसके बाद आप आए फर्स्ट नेरेस्ट नेबर पे हैं आपके पास सोडियम के आयन्स जो फेस सेंटर्ड पे मौजूद हैं। ये शेडेड जो आपके पास फेस सेंटर्ड एटम्स हैं, ये वाले, मेरा कर्सर अगर देखें तो मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये फेस सेंटर्ड एटम है, सोडियम के आयन्स हैं, और चूंकि फेस सेंटर्ड की कंट्रीब्यूशन 1/2 होती है, आधा इस क्यूब में होगा आधा दूसरी क्यूब में होगा, तो इसका चार्ज जो है वो होगा 1/2। ठीक है, क्योंकि इस सोडियम पे प्लस चार्ज है तो इसका चार्ज की कंट्रीब्यूशन बनेगी +1/2। टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस हैं, हर एक की कंट्रीब्यूशन है +1/2। सो ये आपकी फेस सेंटर्ड की एटम जो है आपके पास उनकी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 6 × 1/2। ठीक है, थर्ड पे है, थर्ड आपके पास जो है वो एजेस आते हैं, और एजेस जो हैं उसकी क्यूब में कंट्रीब्यूशन 1/4 होती है। हर एज पे जो एटम है वो 4 डिफरेंट क्यूब्स के अंदर जो है वो शेयर होता है, तो कंट्रीब्यूशन 1/4 बनती है, और नेगेटिव 1/4 बनेगी यकीनन। देखें जितने भी एजेस पे एटम है इन सब पे लिखा हुआ है -1/4। ठीक है, इनका फोर्थ पार्ट जो है, चौथा हिस्सा जो है वो इस क्यूब के अंदर जो है वो शेयर होता है। 12 एजेस हैं, हर एज की कंट्रीब्यूशन है -1/4। यू गेट -12 × 1/4। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में कार्नर के एटम्स पे आ जाएं। कार्नर के जो आयंस या एटम्स होते हैं इनकी कंट्रीब्यूशन आपको पता है 1/8 होती है। ठीक है, सो कार्नर पे जो सोडियम के आयंस मौजूद हैं इनकी तादाद कितनी है? 8। ये 8 है और हर एक की कंट्रीब्यूशन कितनी है? 1/8, और सोडियम पे प्लस चार्ज है तो ये +1/8 कंट्रीब्यूशन है हर एक की चार्ज में। 8 × 1/8 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको सॉल्व करके देखें, ये 0 आता है, ये होगा -1, ये बनेगा 3, 6 × 1/2 -3 +1, ये +1 -1 से कैंसिल और ये +3 -3 से कैंसिल। ठीक है, सो NaCl की जो फर्स्ट क्यूब है इसको अगर आप देखें सो ये चार्ज न्यूट्रल ग्रुप है, ठीक है, जिसका नेट चार्ज जो है वो 0 बनता है। सो अगर सिर्फ इस क्यूब के ऊपर आप वो सीरीज जो है वो अप्लाई करते हैं, सिर्फ इन 4 टर्म्स को लेते हैं और इनके ज़रिए आप कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं,
मेडलन कांस्टेंट को, तो उम्मीद करते हैं कि जो हमारी सीरीज होगी वो जल्दी कन्वर्ज होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। मेडलन कांस्टेंट अल्फा फॉर दिस न्यूट्रल ग्रुप विल बी, इसमें आपने क्या किया, Cl को आपने रेफरेंस साइन लिया है और कहाँ मौजूद है, बॉडी सेंटर्ड पोजीशन पर मौजूद है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू समेशन जे माइनस प्लस 1 ओवर पी आई जे, लेकिन अप्लाई करते हैं सिर्फ इस क्यूब के ऊपर। ठीक है, सो समेशन में सिर्फ यही टर्म आएंगी जो इस क्यूब के अंदर जो है वो मौजूद है। तो सबसे पहले आपके पास जो सेंट्रल क्लोरीन का आयन है उससे आप देखना शुरू करेंगे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर को। सो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर पे आपके पास सोडियम के आयंस मौजूद हैं, उनकी हर एक की कंट्रीब्यूशन कितनी है, 1/2, 6 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, और इसके लिए पी आई जे की वैल्यू कितनी थी, 1 स्क्वायर रूट 1 के बराबर। ठीक है, इसके बाद एजेस के एटम आते हैं, क्योंकि वो क्लोरीन के आयन हैं, नेगेटिव आयंस हैं, और हर एज की कंट्रीब्यूशन 1/4 है, और सेकंड नियरेस्ट नेबर के लिए पी आई जे की वैल्यू बनती है स्क्वायर रूट 2। इसके बाद आप कार्नर पे आ जाए, क्यूब के कार्नर 8 हैं, हर एक की कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो 8/8 हो गया, और पी आई जे की वैल्यू थर्ड नियरेस्ट नेबर के लिए स्क्वायर रूट 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट हमारे पास आता है 1.46। ठीक है, ये मेडलन कांस्टेंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, किस चीज़ के लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए। अब देखना ये है कि क्या ये वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, ये वैल्यू करेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंटली मेजर की जाती है मेडलन का, उसके करीब है। ठीक, सो ऐसा लगता है कि इस तरीके को यूज़ करके हम बेहतर तरीके से जो है वो मेडलन कांस्टेंट की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। सो इसको फर्दर कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, सो इसको फर्दर इम्प्रूव करने के लिए हम सेकंड क्यूब लेंगे, ठीक है, जिसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करवाया जा सके। ठीक है, सो सेकंड क्यूब हमारी फर्स्ट क्यूब के बाहर जो सारे एटम होंगे जो क्यूब बनाएंगे वो हमारी सेकंड क्यूब होगी। ठीक है, वो क्यूब भी एक न्यूट्रल ग्रुप, चार्ज न्यूट्रल ग्रुप होगा। ठीक है, और उसको यूज करके जब आप मेडलन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू बनेगी 1.75। ठीक है, सो 1.46 से बहुत बेहतर है, और एक्चुअल वैल्यू जो है NaCl की हमारे पास है 1.747565। अगर इन दोनों वैल्यूज को आप कंपेयर करें तो दे आर सो क्लोज टू ईच। ठीक है, सो चूंकि आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बहुत करीब चले गए हैं, सो हमारी थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन जो है ये वाली, इसको हम एक्यूरेट एनफ कंसीडर कर सकते हैं मेडलन कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच नहीं है। अगर आप आयनिक क्रिस्टल्स की बात करते हैं 3 डायमेंशन में, तो उसके लिए हम चार्ज न्यूट्रल ग्रुप्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, और आप जितने ज़्यादा बड़े चार्ज न्यूट्रल ग्रुप कंस्ट्रक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा मेडलन कांस्टेंट की एक्यूरेट वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, इसी अप्रोच को यूज़ करते हुए आप सीजियम क्लोराइड की भी, जिंक सल्फाइड की भी मेडलन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उनके लिए जो एक्सपेरिमेंटली नोन वैल्यूज हैं 1.762675 ये सीजियम क्लोराइड के लिए है, और जिंक सल्फाइड के लिए 1.6381 के बराबर। ठीक है, अब इन तीन कंपाउंड्स को अगर जहन में रखें, तीन आयनिक क्रिस्टल को जहन में रखें, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड, इन तीनों की चूंकि मेडलन कांस्टेंट की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, सो इससे हमें फर्दर क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो हम कहते हैं द हायर वैल्यू ऑफ मेडलन कांस्टेंट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करती है, स्ट्रॉन्गर कंट्रीब्यूशन टू कोहेसिव एनर्जी। ठीक है, ज़्यादा मेडलन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा कोहेसिव एनर्जी को इंडिकेट करती है, और अगर क्रिस्टल की कोहेसिव एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो तो इसका मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। सो मेडलन कांस्टेंट की वैल्यू अगर हायर होगी सो ये इंडिकेट करेगी कि हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, स्पेशली अगर आप NaCl और सीजियम क्लोराइड का कंपैरिजन करें जिंक सल्फाइड के साथ, तो सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड का चूंकि मेडलन कांस्टेंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू जिंक सल्फाइड, सो ये जिंक सल्फाइड से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो सीजियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मेडलन कांस्टेंट ज़्यादा है, सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली इनकी कोहेसिव एनर्जी ज़्यादा है,
और इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू जिंक सल्फाइड। अब इसमें लास्ट पॉइंट ये रह गया कि NaCl और CsCl पे भी क्या ये कंसेप्ट एज इट इज अप्लाई होता है? सो बेसिक जो थ्योरी है कोहेसिव एनर्जी की वो तो एज इट इज अप्लाई होती है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी एक्सेप्शन है कि सोडियम क्लोराइड जिसका मेडलन कांस्टेंट जो है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू सीजियम क्लोराइड के मेडलन कांस्टेंट की, ये मैंने मेंशन की हैं दोनों की वैल्यूज, लेकिन इसके बावजूद सोडियम क्लोराइड ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सीजियम क्लोराइड। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि सीजियम क्लोराइड में आयंस के दरमियान जो रिपल्सिव एनर्जी होती है वो सोडियम क्लोराइड से रिलेटिवली ज़्यादा होती है। यही वजह है कि मेडलन कांस्टेंट ज़्यादा होने के बावजूद सोडियम क्लोराइड जो है वो सीजियम क्लोराइड से ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, ड्यू टू लार्ज कंट्रीब्यूशन ऑफ रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी इन सीजियम क्लोराइड। नहीं जी, ये हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कि मेडलन कांस्टेंट क्या है, किस तरह से आप इसको किसी आयनिक क्रिस्टल पे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू हमें क्या इंडिकेट करती है, इससे हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, यही हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।